वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे जो टॉपिक वो है सेल एंड बैटरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेल क्या होता है सबसे पहले तो जानेंगे हम। तो सेल है जो एक स्टैटिक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो सेल कहलाएगा। और सेल का ये जो सिंबल है, सेल का सिंबल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ये इसका सिंबल है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल जिसे कहते हैं। तो प्राथमिक सेल ऐसा क्या होता है, कैसा होता है? तो जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल में मुख्यतः केमिकल जो मटेरियल होता है वो केमिकल रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन होता है, मतलब कि एक डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा। जैसे कि एक्टिव मटेरियल, ये हो जाएगा एक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल उसका रिएक्शन होगा रिएक्टिव मटेरियल से। उसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टिव मटेरियल से। तो ये अनचार्जेबल सेल होता है, मतलब इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। जो प्राइमरी सेल होता है ये अनचार्जेबल सेल होता है, अनचार्जेबल सेल कहलाता है। और इसका यूज़ जो होता है वो स्मॉल वैल्यू वाले लोड, जो स्मॉल रेटिंग वाली, जो करंट रेटिंग वाली होती है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर की, जो ये करंट उत्पन्न करती है। तो प्राइमरी सेल किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। प्राइमरी सेल किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है प्राइमरी सेल। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें रासायनिक जो क्रिया है, ये क्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय होती है। और जो प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय जो क्रिया दोष है वो जस्ते के इलेक्ट्रोड पर होता है। तो इसे देखेंगे हम। यहाँ पर प्राथमिक सेल में जो दोष पैदा होगा, तो इसमें स्टार्टिंग की जो कंडीशन होती है वो जस्ते का इलेक्ट्रोड होता है और उसमें पारे की पर चढ़ाई जाती है, ठीक है, उसे, और इसको दूर किया जाता है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये जो सेल है ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी सेल जो है, ये सेल, प्राइमरी सेल मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई सेल, ड्राई सेल होता है। वोल्टिक सेल होता है। उसके बाद है डेनियल सेल। उसके बाद है लेकलांची सेल। उसके बाद होता है मरकरी सेल। उसके बाद है सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो ये 6 प्रकार के सेल होते हैं प्राइमरी सेल में। ये बेसिक इसके टाइप्स हैं प्राइमरी सेल्स के। और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल कैसा होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है? तो वोल्टिक सेल सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक अलेसेंद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रसायनों की क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया था उसने। और उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं, H2SO4 अम्ल का यूज़ किया था। और एनोड व कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ते की छड़, तो जस्ते की छड़ एनोड, और तांबे की जो छड़ होगी वो कैथोड के रूप में यूज़ किया था उसने। तो कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यह विद्युत वाहक बल होगा 0.108 वोल्ट होगा। कितना होगा? जो वोल्ट उत्पन्न होगा इसमें 1.08 वोल्ट। तो 1.08 वोल्ट किस में उत्पन्न होगा? वोल्टिक सेल में। और ये वोल्टिक सेल जिसने सर्वप्रथम बनाया था वो वैज्ञानिक थे अलेसेंद्रो वोल्टा। और इन्होंने रसायनों की क्रिया के द्वारा वोल्टिक सेल का निर्माण किया था। इस डायग्राम में वोल्टिक सेल का डायग्राम है, बीच में वोल्टमीटर लगाया गया है। ये पहला इलेक्ट्रोड है और इस साइड एक स्विच लगा दिया गया है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर एक दो पात्र लिया गया है, ये Mg और ये C है। मतलब कि फर्स्ट वाला जो प्लस वाला होगा और ये निगेटिव माइनस वाला होगा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जस्ते की जो छड़ होगा, जस्ते का छड़ वो एनोड का काम करेगा। तो ये एनोड का काम करेगा कौन सा? जस्ते की छड़। और कैथोड काम करेगा, कैथोड जो है तांबे की छड़ का कार्य करेगा, मतलब तांबे की छड़ कैथोड होगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सर्किट में धारा प्रवाहित होगी और ये अलग अलग भाग में टूट जाएगा। जब धारा प्रवाहित होगी सर्किट में रासायनिक क्रिया के कारण, तो ये यहाँ से ये सॉल्वेंट जो होगा इनके बीच में रिएक्शन होगा और इसमें धारा प्रवाहित होगी, जिसके माध्यम से जब इसे सप्लाई देंगे हम, डीसी सप्लाई देने पर यह फुल रूप से चार्ज
हो सकता है। तो इसमें जो रिवर्सिबल क्रिया की जो अवधारणा नहीं होती, इसको एक बार आपने चार्ज कर दिए या एक बार ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने इसमें सॉल्वेंट में डाल दिए H2SO4 को, तो इसके बाद ये डिस्चार्ज होगा तो पुनः चार्ज नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। प्राइमरी जो सेल होते हैं वो चार्ज नहीं होते। डेनियल सेल सेकंड देखेंगे हम। डेनियल सेल, ये डेनियल सेल भी प्राइमरी सेल आता है, प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल कहलाता है। तो डेनियल सेल में क्या होता है ये देखेंगे हम। कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र इसमें प्रयोग करते हैं और बर्तन के ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त एक सज्जा होता है और उस छज्जे के ऊपर कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट के ठोस रवे जो क्रिस्टल भरे जाते हैं, उसमें रवेदार क्रिस्टल भरे जाते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम कॉपर सल्फेट का घोल यूज़ करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया यहाँ पर? पहली बात तो यहाँ पर हम CuSO4 यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, और इसका जो EMF होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम। इस डायग्राम में ये कॉपर मेटल है, ये कॉपर की प्लेट, और ये हो जाएगा आपका जिंक जस्ते की, ये जस्ते का है छड़, और ये तांबे की छड़, तांबे की छड़। तो जस्ते की छड़ और तांबे की छड़, और बीच में ये जो सिस्टम इसमें है डेनियल सेल का, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्वेंट है। अब यहाँ से जब रासायनिक क्रिया होगी तो रासायनिक क्रिया में क्या होगा, ये जो है CuSO4 ये टूटकर अलग अलग हो जाएगा, CuSO4 टूटकर अलग अलग हो जाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक लंबे बेलनाकार संलग्न पात्र में रखा हुआ है, H2SO4 भरा जाता है इसमें भी। तो H2SO4 इसमें भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डेनियल सेल जो होगा, इसमें EMF इसका होता है 1.1 वोल्ट। इसका EMF कितना होगा? 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल में मुख्यतः डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट होता है, और इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है RI का मान होता है ये 2 से 6 ओम होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है, मतलब कि ये जो डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये 2 से 6 ओम तक होता है। तीसरी बात यह है कि ये एक बेलनाकार संरंध्र पात्र में भरा होता है। क्या? H2SO4 भरा जाता है, और इसके बीच में एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड मतलब प्लस का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये जो है डेनियल सेल, इस डेनियल सेल का हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 हमने यूज़ किया है, और ठोस रवे के रूप में जो हमने यूज़ किए हैं ये है CuSO4, और सॉल्वेंट के रूप में H2SO4, इन दोनों का यूज़ किया गया है। तो ठोस रवे का यूज़ हमने कॉपर सल्फेट का यूज़ किए हैं, कॉपर सल्फेट का यूज़ CuSO4, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हमने यूज़ किया बेलनाकार सरंध्र पात्र के अंदर वो H2SO4 भरा गया है। तो ये बेलनाकार सरंध्र पात्र के अंदर H2SO4 भरा गया है। ध्यान रहिएगा, इसमें CuSO4 और H2SO4 दोनों यूज़ किया जाता है, और इस बैटरी, इस सेल का जो वोल्ट है 1.1 वोल्ट उत्पन्न होता है इससे EMF। इसका EMF कितना हो जाएगा? 1.1 वोल्ट। थर्ड हम देखेंगे लेक्लांची सेल। ये भी प्राइमरी सेल का एक टाइप है, ये भी प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, लेक्लांची सेल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का यूज़ घोल के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। इसमें भी कार्बन की छड़ जो है, कार्बन की छड़ वो कैथोड के रूप में कार्य करती है, मतलब कैथोड माइनस के रूप में कार्य करती है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है जस्ते की छड़ को डुबाया जाता है। तो जो जस्ते की छड़ होगी ये पॉजिटिव मतलब कि एनोड प्लस का काम करेगी, और अमोनियम क्लोराइड इसमें जो घोल डाला गया है इसमें कार्बन की जो छड़ होगी वो कैथोड का कार्य करती है। तो कैथोड का कार्य अमोनियम क्लोराइड के विलयन में कार्बन का छड़ काम करेगा। इसका डायग्राम देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर अक्सर जो है द्विध्रुवक के रूप में
मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, मतलब MnO2 ये जो है यही टूट कर अलग होगा। तो द्विध्रुवक के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे MnO2, MnO2 इसका यूज़ किया जाएगा। लेकलांची सेल में हम इस डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में ये जो छड़ है ये है जस्ते की छड़, ये जस्ते की छड़ है, और इस साइड में सबसे छोटी वाली जो छड़ है ये है कार्बन की छड़। अब ये कार्बन की छड़ है, इसमें होता क्या है, अक्सर ये कैथोड के रूप में काम करती है, ये कैथोड के रूप में काम करेगी, कैथोड माइनस के रूप में कार्य करेगी, और ये एनोड प्लस के रूप में काम करेगी। इसमें क्या होता है, लेकलांची सेल में इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये होता है 1.46 वोल्ट, मतलब इतना ईएमएफ इसमें उत्पन्न होता है। तो ये जो है जिंक की, ये है जिंक की छड़, और ये है जस्ते की छड़, और ये है कार्बन की छड़। तो दोनों रूप में इसमें क्या होता है हम बताएंगे। लेकलांची सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.46 वोल्ट होता है, मतलब कि इतना ईएमएफ इसमें उत्पन्न होगा। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है RI का मान, इंटरनल रेजिस्टेंस वो 1 से 5 ओम के बीच में होगा, मतलब 1 से 5 ओम के बीच में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इस वोल्टिक सेल में, वोल्टिक सेल और लेकलांची सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस एकत्र होते हैं वो क्या कहलाता है, ध्रुवच्छादन कहलाता है, मतलब कि पोलराइजेशन की क्रिया कहलाती है। तो वैसे ही क्रिया इसमें भी होती है। और लेकलांची सेल में जो है अक्सर यहाँ पर जो ये होता है प्राइमरी सेल, पहली बात तो ये प्राइमरी सेल है, एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो पोलराइजेशन की क्रिया होती है जैसे वोल्टिक सेल में होती है, लेकलांची सेल में भी वैसे ही होती है। इसके बाद देखेंगे 4th नंबर पे हम ड्राई सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल देखेंगे। तो इसमें जो शुष्क सेल है वो लेकलांची सेल का ही संशोधित रूप होता है, मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन है। ये शुष्क सेल क्या है, लेकलांची सेल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। और इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, मतलब हम कॉपर का एक पात्र रखेंगे वो बेलनाकार होगा और एनोड का कार्य करेगा। तो जस्ते का जो है बेलनाकार पात्र है वो एनोड का, मतलब कि पॉजिटिव, एनोड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एनोड का काम करेगा। और पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाएगी। अब कार्बन की छड़ बीच में हम स्थापित करेंगे तो वो काम क्या करेगी, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगी। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कौन सा चार्ज होता है, कैथोड, कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक का प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी बनाकर उसमें डाल देंगे हम। सॉल्वेंट के रूप में हम क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका पेस्ट बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहे जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल, जो घड़ी में भी लगाया जाता है, घड़ी में हम यूज़ करते हैं, घड़ी में रिमोट में जो सेल यूज़ की जाता है, ये सेल कौन से होते हैं, ये ड्राई सेल होते हैं, सूखे सेल होते हैं। तो शुष्क सेल अक्सर उसमें सॉल्वेंट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम करते हैं। और विद्युत वाहक बल के रूप में इसमें कितना होता है, अक्सर सेल में लिखा रहता है 1.5 वोल्ट या 1.4 वोल्ट। तो इतना इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। अब इसका उपयोग जो है टार्च में, दीवार घड़ी में, विद्युत घंटी में आदि उपकरणों में किया जाता है। तो जनरल पर्पस में तो दीवार घड़ी में यूज़ करते ही हैं, विद्युत घंटी में करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट हो गया, चाहे प्लेयर का रिमोट हो गया, इसमें यूज़ करते हैं। पेंसिल सेल के रूप में उसको कहा जाता है। उसके बाद है इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मुख्य रूप से क्या है, ये पोलराइजेशन का काम करता है, मतलब द्विध्रुवक का काम करता है। दो में मतलब कि प्लस में और माइनस में अलग अलग में तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। द्विध्रुवक का काम ही होता है पॉजिटिव पॉजिटिव आयन अलग हो जाना और निगेटिव निगेटिव आयन्स अलग हो जाना। तो ये काम मुख्य रूप से कौन करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। चलिए इसका देखते हैं डायग्राम। इस डायग्राम में हम देखेंगे
ये जो बाहर वाला पार्ट है ये जस्ते का है, मतलब किसका बना है, कॉपर का। और इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद अंदर बीच वाला जो है ये कार्बन का रॉड है, किसका है, कार्बन रॉड। अब ये कार्बन का रॉड है तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात ये काम कौन सा करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ये एनोड का काम करेगा और बाहर वाला कैथोड का काम करता है। इसमें ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। इसमें जो लुगदी जो बनाई गई है वो अमोनियम क्लोराइड की लुगदी बनाई गई है। अब इसमें केमिकल एक्शन होगा, रासायनिक क्रिया होगी और द्विध्रुव के रूप में पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और निगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो है सेल, एक बार इसमें रासायनिक क्रिया हो गई अर्थात इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई, उसके बाद आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये दोबारा चार्ज होने वाला सेल नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में हम क्या देखेंगे, ये भी प्राइमरी सेल है। मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल है और इसे भी रिचार्ज हम नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद इसे काम में नहीं ला सकते। इसमें देखेंगे हम मरकरी सेल में, इसमें एक स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड के चूर्ण मतलब कि HgO की परत चढ़ी होती है और पोलराइजेशन के रूप में, द्विध्रुवक के रूप में इसमें कैथोड की भांति ये कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें लुगदी के रूप में इसका यूज़ करते हैं। अब लुगदी के रूप में इसमें जो यूज़ करते हैं वो जिंक ऑक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लुगदी जिंक ऑक्साइड मतलब Zn के साथ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब KOH प्लस ZnO। तो KOH क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों को सॉल्वेंट के रूप में, लुगदी के रूप में पेस्ट बनाकर इसे हम मरकरी सेल के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के जो परत के ऊपर एक शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट जो लेयर होगी उसके ऊपर एक प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा ये 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होगा। मतलब नॉर्मली जैसे हमने ड्राई सेल देखा था 1.5 वोल्ट, 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, तो उतना ही वोल्ट इसमें भी होगा, मरकरी सेल में भी। इसके बाद इसका जो डाया होगा वो 4 mm होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 mm तक होगी। मतलब इसको हम बटन सेल बोल सकते हैं। तो ये जो मरकरी सेल होता है ये बटन सेल कहलाता है। ये हाथ जो हैंड वॉच होती है, हाथ में जो घड़ी यूज़ करते हैं और उस घड़ी में जो सेल यूज़ किया जाता है वो मरकरी सेल है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते हैं अच्छे से, तो इसे बटन सेल भी कहते हैं और इसका जो उपयोग है वो कलाई घड़ी, हैंड वॉच, पॉकेट, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। चलिए इसका डायग्राम, इस डायग्राम में ये जो बाहर वाला आउटर पार्ट है ये कैथोड स्टील मतलब कि स्टील है और स्टील कैथोड के रूप में कार्य करती है, अर्थात इस पे निगेटिव आयन क्रिएट होंगे। उसके बाद इसके अंदर वाला जो है ये मरकरी सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ये एनोड के रूप में काम कर रहा है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है, इसके बाहर वाला, ये अंदर वाला पार्ट था और ये बाहर वाला, ये एनोड के रूप में काम करेगा। और एनोड के रूप में जो काम करेगा ये है जिंक का कंटेनर बना हुआ है, मतलब कि ये जस्ते का कंटेनर बना हुआ है। किसका कंटेनर है, जस्ते का कंटेनर बना हुआ है। दूसरी बात, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ है। इसमें जो चूर्ण भरा हुआ है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ है। इसमें मैंने बताया था KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ZnO। तो इन दोनों का सॉल्वेंट जब इसके अंदर भरा जाता है तो ये द्विध्रुवक के रूप में अलग अलग हो जाते हैं और ये जो सेल है ये EMF प्रोड्यूस करने लगता है।
इसके बाद हम देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल की संरचना कैसी होती है? इसकी भी संरचना मरकरी सेल की भांति होती है, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करेंगे। उसमें HgO यूज़ किए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? लेकिन इसमें हम सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। इसमें HgO का यूज़ किए थे मर्करिक ऑक्साइड का चूर्ण। HgO का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? मर्करिक ऑक्साइड। लेकिन उसके स्थान पर ये एडवांस वर्जन होगा और इसमें सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो वोल्टेज का लेवल जो है उसमें 1.4 उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसमें 1.5 वोल्ट उत्पन्न होगा। तो 0.1 वोल्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से? सिल्वर ऑक्साइड की वजह से। इसके बाद यह जो मरकरी सेल की अपेक्षा क्या होगा? महंगा होगा, मतलब इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होगी और इसका जो यूज़ है वो काफ़ी दिनों तक ये सर्विस दे सकता है। मतलब यहाँ इससे जो वोल्टेज उत्पन्न होगी EMF वो काफ़ी दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है। ये बोल सकते हैं कि ये सिल्वर ऑक्साइड सेल जो है ये काफ़ी कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू मरकरी सेल के। तो इसमें देखेंगे उपयोग हेतु अति लघु आकार होता है, मतलब इसका साइज बहुत छोटा होता है। और ये जो डिजिटल डिवाइस हैं, डिजिटल इक्विपमेंट, उसमें वोल्टेज सोर्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल का, और ये काफ़ी दिनों तक इसमें सप्लाई देते रहता है। देखते हैं इसका डायग्राम। इस डायग्राम में देखेंगे हम नीचे दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है। फिर ये गैस किट है, यहाँ से गैस निकलने के लिए। ये एब्जॉर्बर है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। तो ये ऊपर वाला जो केप हो जाएगा वो निगेटिव केप हो जाएगा, और ये जो अंदर वाला जो केप है ये पॉजिटिव केप कहलाएगा। तो पॉजिटिव केप पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करेगा और ये निगेटिव आयन उत्पन्न करेगा, निगेटिव केप। तो अंदर वाला जो केप है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रहा है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा सिल्वर ऑक्साइड। कौन करेगा? सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा, मतलब इससे पॉजिटिव आयंस उत्पन्न होंगे। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में जो होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक काम करेगा, जिंक काम करेगा। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी सेल। अभी तक हमने प्राइमरी सेल पढ़ा, और प्राइमरी सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी सेल ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें पहले विद्युत देकर क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसे आवेशित करेंगे, मतलब चार्ज करेंगे, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। इसमें इसे क्या है? पुनरावेशित किया जा सकता है, मतलब दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तीसरी बात यह है, विद्युत वाहक बल अधिक होता है, इसमें EMF का जो मान होगा यह अधिक होगा। इसके बाद इसमें रासायनिक क्रिया कौन सी होगी? उत्क्रमणी। उत्क्रमणी मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब डिस्चार्ज को फिर से चार्ज किया जा सकता है। ये जो सेल होते हैं ये रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं। और सेकेंडरी सेल में जो है लेड एसिड सेल, एडिशन सेल जिसे निकल के आयरन के सेल भी बोला जाता है, और उसके बाद है थर्ड निकल कैडमियम सेल। तो ये 3 सेल जो होते हैं इसमें सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं, और ये रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं। इसमें एक्टिव मटेरियल जो है, इसमें जो एक्टिव मटेरियल है वो एक्टिव मटेरियल काम क्या है? वो रिएक्टिव मटेरियल से ये हो जाएगा एक्टिव मटेरियल, और इस साइड हो जाएगा रिएक्टिव मटेरियल। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब कि चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज होने पर भी फिर डिस्चार्ज होगा, फिर उसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। और इसे संचित सेल भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें स्टोरेज कर सकते हैं हम EMF को। आगे देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लेड एसिड सेल। लेड एसिड जो सेल होता है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद किया जाता है यूज़ प्लांट्स में, उसके बाद सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो चार्जिंग रेट होता है वो 1/8 ऑफ रेटेड एम्पियर हावर, मतलब कि 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8 ऑफ रेटेड एम्पियर हावर कैपेसिटी होती है इसकी। तो इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे हम। जनरली 2 इलेक्ट्रोड जो यूज़ करेंगे वो कौन कौन से होंगे?
एक जो होगा, ध्यान से सुनिए, ये जो होगा फुल चार्ज और डिस्चार्ज के लिए दोनों कंडीशन में क्रिएट होता है। तो पहला जो इलेक्ट्रोड होगा इसके अंदर, इसमें जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो लेड पर ऑक्साइड होता है, निगेटिव प्लेट होता है लेड पर ऑक्साइड होता है, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेड पर ऑक्साइड होगा और निगेटिव सीसा होगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा यहाँ पर आप घूम गए और मैं भी घूम गया, परंतु मैं बताना चाहूँगा लेड पर ऑक्साइड जो होगा ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि PbO2 ये लेड पर ऑक्साइड जो होगा ये पॉजिटिव प्लेट होगा, और जो लेड होगा सीसा ये होगा निगेटिव प्लेट। तो इस तरीके से इसमें यूज़ करते हैं हम। और इसमें H2SO4 का सॉल्वेंट भरा जाता है। इसमें एक नेगेटिव स्ट्रिप होती है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रिप होती है, पॉजिटिव प्लेट होता है उसके साथ, उसके बीच में सेपरेटर लगा होता है, ये बीच में जो होगा ये सेपरेटर लगा होगा, और एक होगा इंटर सेल कलेक्टर होगा। तो इंटर सेल कनेक्टर क्या करता है, सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। ऊपर जो होगा इसका फुल कैप लगी होगी, उससे गैस निकलेगी। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है, जो पॉजिटिव प्लेट है, मैंने जैसे बताया आपको लेड पर ऑक्साइड का बनाया जाता है PbO2 का, और यह कैथोड के रूप में कार्य करता है। दूसरा है पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे चॉकलेटी रंग का होता है, मतलब कि स्लेटी कलर का होगा। कब? जब फुल चार्ज की कंडीशन होगी। फुल चार्ज जब होगा, फुल चार्ज की कंडीशन में यह गहरे भूरे जो कलर का होगा, मतलब कि स्लेटी या चॉकलेटी कलर का दिखाई देगा। कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ये जो पॉजिटिव प्लेट की बात की जा रही थी, कौन से कलर का होगा? चॉकलेटी कलर का होगा। उसके बाद जो निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट जो होगा ये स्पंजी सीसा का बना होगा, और ये फुल चार्ज की अवस्था में स्लेटी मतलब कि ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा फुल चार्ज की कंडीशन में। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उस अवस्था में यह स्लेटी कलर का होगा। अब देखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, विद्युत अपघट्य, ये लेड एसिड में, देखो स्वाभाविक सी बात है, लेड एसिड सेल है इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे? H2SO4 का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 कहा जाता है, इसका यूज़ करेंगे। और इसमें क्या है, जल और अम्ल का जो रेशो होगा, ये अक्सर पूछा जाता है, जल और अम्ल का रेशो होगा वो 3:1 होगा, मतलब 3:1 होता है। मतलब 3:1 में 3 कितना होगा? जल होगा, और 1 किसका होगा? ये अम्ल का होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को आपेक्षिक घनत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो अवस्था है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, आपेक्षिक घनत्व, वो किससे मापते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मतलब हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, उसके द्वारा बैटरी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है बैटरी को फुल चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 1.285 होना चाहिए, या तो फिर 12 से 80 या 1300 के बीच में होना चाहिए। यदि दशमलव हटाते हैं हम तो 1280 से 1300 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। इतनी ग्रेविटी एक लेड एसिड बैटरी के लिए पर्याप्त होती है। तीसरी बात है यहाँ पर, जो चार्ज लेड एसिड बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, डामर के समान गाढ़ा होता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए, मतलब इससे अधिक हो जाए, तब क्या होगा? तो प्लेटों के जो ग्रिड पर जंग लगने की, ठीक है, प्रोसेस चालू हो जाएगी। मतलब जंग लगने की प्रोसेस ज़्यादा चालू हो जाएगी, आसपास उसमें जो है मतलब कि बुरादे जमा हो जाएंगे, और उसके बाद वाइट दिखने लगेगा, और उसकी क्षमता जो है सेल की वो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और बैटरी का जो कार्यकाल हो जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और वो कम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट
का जो पॉजिटिव है और निगेटिव प्लेट को क्या डुबा कर रखा जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट में ही पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट को हम डुबा कर रखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो प्लेट के तल से कम 10 से 20 mm ऊपर तक होना चाहिए। 10 से 20 mm ऊपर तक रखा ही जाता है एनी हाउ। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं पहली बात तो। और स्टोरेज बैटरी का जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर ही डिपेंड करता है, मतलब उसके टाइप्स पर ही डिपेंड करेगा। जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट उतना वोल्टेज लेवल अच्छा होगा। और प्लेटों के जो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, मतलब प्लेट बड़े होंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। उसके बाद है सेपरेटर। सेपरेटर क्या काम करता है, सेपरेटर का काम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अलग अलग करने का काम है, ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। और उनके बीच जो है ये एक कुचालक पदार्थ का काम करता है जिसे सेपरेटर कहते हैं। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर जनरल पर्पस के रूप में तो एक तो हार्ड रबर का बना होगा और दूसरा है हार्ड ग्लास का बना होगा, ताकि अम्ल जो है उससे रिएक्शन न कर सके। दूसरी बात, इसके अंदर जो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट क्या है, विद्युत अपघट्य में सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद है वेंट प्लग देखेंगे या वेंट कैप बोलते हैं। तो ये वेंट जो है कैप क्या काम आता है, तो ये एक तरीके का छिद्र बना होता है ऊपर, और इससे क्या है अम्ल और पानी की जो कमी को पूरा करता है। मतलब यहाँ से हम एसिड डालते हैं या डिस्टिल वाटर को डालेंगे तो चार्जिंग के वक्त क्या है, ये जो घोल है इसमें रासायनिक क्रिया के कारण इससे गैसें बाहर निकलती है। तो वेंट प्लग से क्या बाहर निकलती है, गैसेस बाहर निकलती है। इसमें पॉजिटिव प्लेट की संख्या नेगेटिव प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। मतलब कि पॉजिटिव प्लेटों की जो संख्या होगी वो निगेटिव प्लेटों की संख्या से एक कम होगी। पॉजिटिव प्लेट की संख्या नेगेटिव प्लेटों की संख्या से एक कम होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बहुत बार पूछा भी गया है ये। फिर है लेड एसिड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। तो जो एडिशन सेल होता है ये भी सेकेंडरी सेल में यूज किया जाता है, तो एडिशन सेल से हमेशा कम रहेगा। एडिशन सेल का जो औसत विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 2.2 वोल्ट का होता है। कितना, 2.2 वोल्ट का होता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो है लेड एसिड बैटरी में जो गैस बाहर निकलती है उसको निकालने के लिए एक फिल्टर भी लगा जाता है, ताकि जो गैस बाहर निकले तो वो फिल्टर के रूप में वहीं बाहर निकले। उसके बाद है बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब PbSO4 में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद इसकी जो बैटरी की जो एम्पियर हावर क्षमता होती है, एम्पियर हावर क्षमता वो 90 से 95% होती है। तो लेड एसिड सेल जो है इसकी एम्पियर हावर क्षमता मतलब AWH एम्पियर हावर क्षमता जो है 90 से 95% रहती है। और इसका जो कार्यकाल जो होता है वो 2 से 5 वर्ष होता है, ये भी बता दिया। उसके बाद जो है ये जो बैटरी का उपयोग जो है उपयोग नहीं आ रही हो तो बैटरी को लगभग कम से कम 6 दिन के लिए अवश्य चार्ज करना चाहिए। यदि आप बैटरी को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको चार्जिंग में लगाना ही है और आपको ट्रिकल चार्जिंग का यूज़ करना है। और डिस्चार्ज सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है जब आप चेक करेंगे तो 1.14 वोल्ट दिखाएगा। तो ये डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का है, मतलब डिस्चार्ज की कंडीशन में इतना चेक करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए इसका अपेक्षित घनत्व 1.14 वोल्ट है। तो आप समझ जाइए कि ये डिस्चार्ज की कंडीशन में है सेल।